बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स का चैप्टर प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बाय स्ट्रेस टेस्टर एंड प्रेशर। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को और प्रेशर को बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको देखें। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जस्ट फॉर नॉलेज। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एक्सप्लेन करूँगा इसका रेफरेंस हमारी बुक है। और बुक इसलिए क्योंकि ये जो अभी कर्व हम या ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ लिया गया है स्ट्रेस टेस्टर से, जो कि हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है आपके कोर्स के अंदर, ये एक हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। यहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट की हार्डनेस को टेस्ट करते हैं उसको यहाँ रखते हैं और ये मशीन ने बेसिकली ये ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ आपको वन बाय वन। अच्छा, होता क्या है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ शुरू में तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाता है, जितना यानी आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ उतनी उसके अंदर एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट को, ये जो आपके पास पॉइंट था, इस पॉइंट को कहते हैं आप प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। अच्छा, इस पॉइंट के बाद आपका जो जितनी फोर्स आप अप्लाई करें उतनी एक्सटेंशन नहीं हो रही, यानी हुक्स लॉ ओबे नहीं करता। ठीक है, तो वो स्ट्रेट जाने के बजाय ऐसे, ये ऐसे जाता है। तो यहाँ तक ये मैं पॉइंट्स खुद बना रहा हूँ। यहाँ तक जो सा है ना, अगर आप उस बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करके छोड़ें तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगी, यानी इस पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सिर्फ फ़र्क था कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी लिमिट के अंदर यहाँ तक, और जब यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो वो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं था। ठीक है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है और जो एक्सटेंशन है वो कम हो रही है, तभी देखें ना नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर या इस रीजन के अंदर आप यहाँ से जब भी फोर्स को हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा। ठीक है, ये तो था इलास्टिक लिमिट, यानी ये जो मैंने बताया ये पूरे का पूरा क्या हो गया? इलास्टिक रीजन या इलास्टिक लिमिट। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इलास्टिक रीजन। ठीक है, फिर क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आप जैसे ही इस फोर्स को इस रीजन से आगे अप्लाई करेंगे, ज़्यादा आप अप्लाई करते हैं, देखिए मैं फोर्स ही बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ ना, इस पूरे का मकसद यही है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही मेरी फोर्स इलास्टिक रीजन से आगे जाती है, यानी अब वो फोर्स परमानेंटली डी शेप होता है। जब आप फोर्स को हटाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आता। तो ये अब यहाँ से वो पॉइंट शुरू हो गया। जब वो हटाते हैं, वो फोर्स आपने अप्लाई की, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और वो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकता है, उस पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट निकल गया कि जहाँ तक वो इलास्टिक रीजन के अंदर था, यानी वापस आ जाता था, उसको कहते थे आप इलास्टिक लिमिट। ये कौन सा पॉइंट था? इलास्टिक लिमिट, या इसका दूसरा नाम है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ, यानी इस पॉइंट के, ये बी है, अगर मैं इसको कहूँ बी इज़ इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ, ए इज़ प्रोपोर्शनल लिमिट, लेकिन ये दोनों इलास्टिक रीजन के अंदर है। उसके बाद आपने जैसे ही फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना शुरू की, स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई किया, ये देखिए स्ट्रेस आपने ज़्यादा अप्लाई किया, तो होगा क्या? आप करते करते एक ऐसे पॉइंट पे चले गए जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट फ़ौरन से टूटता है। ठीक है, अब
टूटता क्यों है, नेकिंग स्टार्ट होती है, नीचे आ जाता है यहाँ से ऐसे, अब ये नीचे आता है और ये वो पॉइंट होगा जिसको आप ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। ये आप पॉइंट सी कह लें, इसको आप डी कह लें। ये वो पॉइंट है जिसको आप कहेंगे जी ये ब्रेकिंग पॉइंट है इसका। अब आप बच्चों के ध्यान में ना एक सवाल आ रहा होगा कि जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्ट्रेस इस पॉइंट पे बियर कर रहा है तो इसको तो यहीं टूटना चाहिए था ना फौरन, तो ये इतना आगे क्यों गया और ये नीचे क्यों आया? ये दो बातें आपने याद रखनी है, ये नीचे क्यों आया और ये आगे क्यों था। मतलब अगर मैक्सिमम इतना ही बियर कर सकता है तो इसके बाद तो इसको फ़ौरन टूट जाना चाहिए था। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है और मैंने इसको पकड़ के खींचा है ये, तो इसके बाद तो ये देखें ये टूटा ही है ना, ये देखें। लेकिन ये अब मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने लगा हूँ। लेकिन ये गैप क्यों है, ये थोड़ा सा आगे क्यों है? क्योंकि जब आप किसी भी बॉडी को इस तरह पकड़ के खींच रहे हैं ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जितना वो बियर कर सकता था उसके बाद उसकी नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग से मुराद क्या है कि वो ऐसे पतला होना शुरू हो जाता है, ऐसे, यानी उस पॉइंट से ना ऐसे देखा ना अंदर की तरफ स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं नेकिंग। नेकिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। तो वो जो नेकिंग स्टार्ट हो जाती है ना, और नेकिंग स्टार्ट होने के बाद होता क्या है कि आपका एरिया चेंज होना शुरू हो जाता है। और अभी मैंने अगेन बताया था कि ये जो मैंने ग्राफ लिया हुआ है ये एज अ रेफरेंस स्ट्रेस टेस्टर से लिया हुआ है और उसने ये प्लॉट किया हुआ है। तो अब दो तरह के ना यहाँ पे स्ट्रेस आते हैं। थोड़ी सी हायर लेवल की बात है लेकिन कॉन्सेप्ट है समझने वाला है। इसको कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, यानी ये जो उस मैंने भी आपको स्ट्रेस टेस्टर बुक में दिखाया था वो बेसिकली जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहा था इसको कहेंगे जी इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ENGI शॉर्ट फॉर्म में ENGG लिखते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है जो कि बेसिकली ओरिजिनल एरिया के ऊपर काम कर रहा होता है, ओरिजिनल एरिया। अब जैसे ही नेकिंग शुरू होती है ना तो उसका एरिया कम होना शुरू हो जाता है, तो वो फिर उसके बाद उसके जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहा था ना वो बॉडी यानी मशीन जो इटसेल्फ अप्लाई करती है वो भी कम होना शुरू होती है, लेकिन वो टूट जाता है फिर उसके बाद। ठीक है, एक दफ़ा प्रोसेस शुरू हो गया वो फिर टूट जाता है। लेकिन अगर ट्रू स्ट्रेस अप्लाई करें, अगर हम अपना अप्लाई करें ना खुद से, तो उसका ग्राफ ऊपर ही जाएगा और वो याद रखें उसकी वैल्यू हाई होगी। मतलब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये मेरे पास आ गया इलास्टिक रीजन, उसके बाद ये मैक्सिमम स्ट्रेस और उसके बाद ये ऐसे, ये अगर मैक्सिमम स्ट्रेस है तो ये फ़ौरन उसके बाद जाके टूटेगा। तो ये वाला जो होगा ये ट्रू स्ट्रेस होगा जो हम अगर अप्लाई करें ना, क्योंकि हम तो ज़्यादा ही अप्लाई करी जा रहे हैं ना, तो ये फिर C होगा और ये D होगा और ये ऊपर की तरफ ही जाएगा और उससे ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और याद रखनी है, ये वाले ग्राफ और ये वाले ग्राफ डक्टाइल बॉडी के लिए थे। डक्टाइल वो बॉडी होती है विच कैन बी मोल्डेड इनटू वायर्स। ठीक है, अगर ये हो ब्रिटल, शीशा हो, ग्लास हो, फिर C और D जो उनसे ना ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, क्योंकि उसका जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो उसके बाद फ़ौरन टूटता है। जैसे ग्लास है उसकी नेकिंग नहीं होती, वायर है ना उसकी नेकिंग होगी, लेकिन इनकी कभी भी नेकिंग नहीं होगी। वो तो फ़ौरन, यानी अगर इस तरह ना उसका तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, उसके बाद ये जाएगा और ये C है और इधर ही उसका D होगा बिल्कुल साथ, लेकिन सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए C और D को थोड़ा सा आगे दिखा देंगे। ठीक है, ये होगा ब्रिटल के लिए, जो आपकी ब्रिटल बॉडीज़ हैं। होप कि आपको ये सारा समझ आ गया। एक दफ़ा मैं आपको फिर से इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्टर का। स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्टर जो है वो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन से किया हुआ है। ये एक किसी भी बॉडी की हार्डनेस को टेस्ट करता है, ये उसका ग्राफ है, मशीन से लिया हुआ है। ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस को अप्लाई करता है, जो कि ओरिजिनल एरिया के ऊपर या ओरिजिनल शेप के ऊपर जो है ना वो काम कर रहा होता है। होता क्या है, जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो उसकी चेंज इन लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ग्राफ लीनियर। एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं उतनी एक्सटेंशन नहीं हो रही, यानी वो अब प्रोपोर्शनल नहीं रहे। लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ तक अगर आप उसको छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाए, उस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और वो रीजन पूरा हो गया इलास्टिक रीजन, यानी इलास्टिक रीजन के अंदर भी 2 पॉइंट आ गए। जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट से ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करते हैं टू एक्सटेंड इट, अब वो प्लास्टिक रीजन में चला जाता है। ये पूरा प्लास्टिक रीजन होगा। ठीक है, ये पूरा यानी इससे आगे आगे जितना भी है ये जो नज़र आ रहा है ये सारा प्लास्टिक रीजन होगा। अब इस रीजन के अंदर जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जितना वो मैक्सिमम स्ट्रेस वो ऑब्जेक्ट बियर कर सकता है, उसको कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है,
और उस पॉइंट के बाद नेकिंग शुरू हो जाती है, यानी वो स्क्वीज़ करना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद चूँकि ये हमने मशीन से लिया हुआ है, उसका जो एरिया वो कम होता है, इसलिए वो स्ट्रेस भी कम होना शुरू होता है, इसलिए नीचे आ रहा है। और वो जिस टाइम बिल्कुल अलग होता है ना दोनों, इसलिए वो पॉइंट थोड़ा सा आगे करके और वो हमें नज़र आ रहा है जी ब्रेकिंग पॉइंट है। इसलिए ये अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट थोड़े सा दूर दूर होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर, वो भी देख लेते हैं जी। प्रेशर हमारे पास होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इसकी जो डेफिनेशन भी बनेगी वो भी इसी तरह ही होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही डेफिनेशन होगी हमारे पास। फार्मूला भी हो जाएगा, सिंबल मेरे पास होगा जी पी, ये मेरे पास सिंबल आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट भी बना लें। सिंपल फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा पास्कल्स के, पी ए पास्कल, यानी 1 पी ए इज इक्वल टू होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई शीट हो जिसकी 1 मीटर इधर से हो और 1 मीटर ही इधर से हो, तो इसका एरिया कितना हो गया, 1 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर। एरिया इसका कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। यानी इतने बड़े एरिया के ऊपर अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएं तो इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे एरिया के ऊपर आपका प्रेशर कितना है, 1 पास्कल। और ये एसआई यूनिट भी है, ये याद रखिएगा, ये एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल है, ठीक है। ये एसआई यूनिट भी, इसके काफ़ी ज़्यादा यूनिट है, अभी वो भी देखते हैं। फिर से देखिए, 1 पास्कल का क्या मतलब है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर आपका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी इधर से भी 1 इधर से भी 1, इसके ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो फिर इसके पूरे के ऊपर प्रेशर कितना होगा, 1 पास्कल्स। अब हम इसके दूसरे यूनिट्स भी देख लेते हैं, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अच्छा, सबसे पहला तो हो गया मेरे पास पास्कल, फिर उसके बाद हो गया एटीएम, फिर मेरे पास हो गया बार, BAR बार, BR भी लिखते हैं सिंपल, मैंने पूरा लिख दिया था, एटीएम बार, फिर मिलीमीटर HG और टॉर। अच्छा, अब इनके आपस में रिलेशंस भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो याद रखिए पास्कल्स के अंदर, यानी जो वैसे तो अगली वीडियो में आएगा हमारे पास, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, क्योंकि वो रेफरेंस है तो मैं इसीलिए ये लिख रहा हूँ। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है मेरे पास 1.013 इंटू 10 रेज पावर 5 पास्कल्स, जो कि 101.3 या 25 भी इंटू 10 की पावर 3 करें, या ना लिखें तो 10 की पावर अगर चलें लिख लेते हैं, 10 की पावर 3 पास्कल्स हो गया, या आपस में साइंटिफिक नोटेशन इधर चेंज कर दी, और ये इक्वल टू हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल्स, ठीक है। अब ये जो पास्कल है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, अब ये कितने टॉर के बराबर है, अब ये याद रखें कि जो आपके पास 1 ATM होता है ना, वो इक्वल टू 1.013 पास्कल्स इंटू 10 की पावर 5 भी है, इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स हो गया। और 1 ATM जो है, 1 ATM 1 बार के बराबर होता है, यानी 1 बार भी इक्वल टू 1.000 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो 1 बार होगा ये इक्वल टू होगा 1.000 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे रिलेशंस हैं उसमें आपके पास जो होगा, यानी 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ HG होगा, और 1 ATM जो है 760 टॉर के बराबर भी होगा, जो मैंने अभी यहाँ लिखवाया था ना, ये याद रखिए 760। और 1 जो HG है, यहाँ से हमारे पास डिराइव हो गया 1 mm ऑफ HG इक्वल टू होगा जी 1 टॉर के बराबर। ये हमारे पास जी सारे यूनिट्स हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर यूज़ होते हैं। अब मेरे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर।
प्रेशर पे वापस आते हैं जी। एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर, 3 एग्जांपल्स और 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन। वही कहता है कि अगर आपके पास कोई बलून हो ना इस तरह से, अगर आप उस बलून को हाथ के साथ पकड़ के स्क्वीज करें तो वो बर्स्ट नहीं करेगा, बल्कि जब आप किसी बलून को ऐसे पिन के साथ थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो इट विल बर्स्ट आउट। उसकी वजह कि प्रेशर जो होता है उसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर बेसिकली इसको बर्स्ट कर रहा है, ये याद रखें। प्रेशर विल मेक द बलून बर्स्ट आउट। इसको जो फाड़ रहा है वो प्रेशर फाड़ रहा है, ठीक है। अब प्रेशर सिर्फ ये नहीं है कि आपने फोर्स कितनी लगाई, वो ये भी है कि आपने एरिया कितना रखा है। अब आप जितना एरिया कम करेंगे, याद रखें प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है एरिया के साथ, जितना एरिया छोटा होगा उतनी प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली, बेशक सेम फोर्स रखें आप। इसलिए जो सुई होती है उसका आप देखिए ना, आगे जो निडल होती है उसका एरिया कितना कम होता है, बिल्कुल ये जो भी आपको शायद डॉट नज़र आ रहा हो, इतना ज़्यादा। अब जबकि मैं हाथ से अगर दबाता हूँ तो मेरे पास ये पूरा मेरी पोर का इतना बड़ा एरिया होता है, तो वो प्रेशर इतना नहीं लगता कि वो उसको स्क्वीज़ करूँ, मैं उसको प्रेशर अप्लाई करूँ तो वो मैं उसको बर्स्ट कर सकूँ। लेकिन जब मैं सुई रख के थोड़ा सा भी उसके ऊपर जोर लगाता हूँ तो वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है बिकॉज ऑफ द लेस एरिया कि वो बलून फिर बर्स्ट आउट हो जाता है। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर मैं अभी आपको बुक से भी दिखाता हूँ। नंबर 2, आप लेडीज़ की ये जो हील होती है, मैं जूता सा बना रहा हूँ, बस जैसे भी बना आप इसको देख लें। ये जो पेंसिल हील है इस तरह, अगर एक ये और एक फ्लैट शू है आपके पास, ठीक है, किसी के पाँव के ऊपर ना पाँव आ गया, उसने अब 2 केस हैं कि एक में उसने ये पेंसिल हील जूता पहना हुआ था और एक में उसने फ्लैट शू पहना हुआ है। तो जो पेंसिल हील है ना, इट विल कॉज मोर हर्ट टू द पर्सन जिसके पाँव के ऊपर वो पाँव रख देगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पूरे का पूरा जो वेट है बॉडी का वो इस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। अगेन प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब उसका वेट दोनों केसेस में कांस्टेंट है। देखिए जो बंदे का वेट है वो दोनों केसेस में कांस्टेंट है, फोर्स सेम ही लग रही है, लेकिन चूंकि पेंसिल हील के केस के अंदर वो एरिया इतना छोटा हो चुका है इसलिए ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा और इट विल कॉज मोर हर्ट, ठीक है। जबकि ये पूरा फ्लैट शू अगर उसने पहना हुआ है तो वो पूरी बॉडी का जो वेट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह, ठीक है, पूरे उस के ऊपर, तो इसलिए इट विल कॉज लेस हर्ट। अगेन हर्ट करेगा ऑब्वियसली, उसका एक वजन है, तो आपके पाँव के ऊपर पाँव आया तो वो हर्ट करेगा, इट विल कॉज वे लेस, जबकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। ये याद रखिएगा। ये दूसरा था, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है जी, कि अगर आपने जब गोश्त काटते हैं बेसिकली, तो एक जो नाइफ़ है ना, आप नाइफ़ बनाएं तो उस नाइफ़ को अगर मैं बिल्कुल ऐसे सामने से ऐसे दिखाऊँ ना, तो ब्लंट नाइफ़, ये ब्लंट नाइफ़ और ये शार्प नाइफ़ और एक ब्लंट नाइफ़ आगे से, जो जिसको आप देसी ज़ुबान में खुंडी भी कहते हैं ना, जो शार्प नहीं है। अब ये जो है ये ज़्यादा इजीली कट कर लेती है और ये काट नहीं सकती इजीली, बेशक इसके ऊपर आपको ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़े। उसकी वजह क्या है? अगेन प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये याद रखिए, फोर्स सेम लग रही है लेकिन चूंकि इसका जो एरिया है वो कम हो चुका है तो इसलिए इट विल कॉज मोर प्रेशर, तो ये इजीली कट करती है। याद रखिए, शार्प नाइफ इजीली कट डाउन और ये ब्लंट नाइफ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है, ये याद रखिए। अब मैं आपको ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन थे, बुक पे भी दिखा देता हूँ। नंबर 1 है जी, ये मेरे पास बलून, सिंपल, द रीजन इज दैट द फोर्स अप्लाइड टू द स्मॉल एरिया ऑफ द निडल टिप क्रिएट्स इनफ प्रेशर टू बर्स्ट द बलून। दूसरा 2, getting stepped on a high heeled shoe hurts more than getting stepped on by a flat one. This is because the weight of the body is concentrated on small area with a pencil heel shoe as shown in figure given below. Okay. Number 3, have you ever wondered why a blunt knife cannot cut meat easily? Uski reason, the sharp knife offers little surface area, thereby increasing pressure which helps to cut meat easily as shown in figure गिवन बिलो। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। होप कि आपको आज के टॉपिक्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रेशर, उसके यूनिट्स और उसकी एप्लीकेशंस
एग्जांपल्स आपको तमाम की तमाम बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।